दोस्तों नमस्कार। आप सबकी दिवाली शानदार रही होगी। कोरोना के बावजूद आपने अपने परिवार के साथ माँ लक्ष्मी और गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन किया होगा। वह आपके ऊपर कृपालु हों, इसकी मैं कामना करता हूँ। मैंने आपसे एक बड़े ही कठिन विषय को बातचीत के लिए चुना है, और इस बातचीत के दौरान जो कुछ मैं कह रहा हूं वो मेरे निजी विचार हैं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। जिन ओहदों पर मैं बैठा हुआ हूं उसका उन विचारों से कोई संबंध नहीं है। वो पार्टी के आधिकारिक विचार नहीं कहे जाने चाहिए, मगर विचार मंथन के लिए मैं अपनी बात आप सब दोस्तों के सामने रख रहा हूं। बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन की चुनावी हार हुई, और हार हमेशा बहुत सारी करवाहट छोड़ के जाती है। और ये भी कहा जा रहा है यदि कांग्रेस कुछ सीटें और जीती तो गठबंधन की सरकार बनती। मगर हम यदि सीटों का विश्लेषण करें, जो वोट कटवा खड़े हो गए थे, जिनको हम ओबीसी की पार्टी के रूप में, उनके गठबंधन के रूप में देखते हैं, उनका केवल एक लक्ष्य था कि वो सेकुलर वोट्स को कांग्रेस से और महागठबंधन से हटाएं, और उसमें वो कामयाब रहे। एक ध्रुवीकरण जब ऐसे मतदाताओं का जो पहले लालू प्रसाद जी की पार्टी को देते थे उनका बनने लगा, तो जिन बलबूते पर हमने 70 सीटें लड़ी थी, हमने सोचा था कि फॉरवर्ड क्लास का एक हिस्सा जो नीतीश जी के शासन से और भाजपा के शासन से परेशान है, और जो बिहार के लिए सोच रहा है, जो देश के लिए सोच रहा है, वो हमारे साथ नहीं आएगा। लेकिन जब एक तरफ को ध्रुवीकरण हुआ तो दूसरी तरफ को भी ध्रुवीकरण हुआ, और आप देख रहे हैं उत्तरी भारत की राजनीति में और कुछ सीमा तक अब और हिस्सों में भी भाजपा एक ध्रुवीकरण कराने में सफल हो रही है, जिसके उन्होंने दोनों आयाम पकड़े हैं, जिसमें धार्मिक आयाम भी है। मूल आयाम तो धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण है, और जिसके पीछे आरएसएस की ताकत लगी है, और उसी में उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग के फैक्टर को भी जोड़ा है, ताकि जो विरोध पक्ष की ताकतें हैं अलग अलग राज्यों में, उनको कमजोर किया जा सके। ये उनकी अपनी कुशलता है, और हमने उसका थोड़ा बहुत जवाब बनाने की कोशिश की, मगर ज्यों ज्यों ध्रुवीकरण तेज हुआ और कांग्रेस के लिए मानस बनाया हुआ मतदाता भी जो है भाजपा के पलड़े में जा करके बैठ गया। मगर कांग्रेस के लिए एक जो मुझे अच्छा पक्ष दिखाई देता है, क्योंकि आप जब बहुत
कठिन स्थितियों में होते हैं तो उसमें भी कहीं पर यदि रोशनी दिखाई देती है तो उसको पकड़ना चाहिए। पहली बार 70 विधानसभा सीटों में बहुत लंबे अंतराल के बाद हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हमारा झंडा और हमारा चुनाव चिन्ह घूमा है। और मैं अपने बिहार के कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहूँगा कि बजाय कहाँ कमियां रह गई वो कमियों पर विचार करेंगे। हमको उन मतदाताओं को जो मतदाता ने लंबे अंतराल के बाद पहली बार कुछ विधानसभा सीटों में हमारे साथ नाता जोड़ा है, उनसे संपर्क बनाना चाहिए ताकि हम इसको अपने लिए एक बिगिनिंग पॉइंट कह सकें आगे के लिए। और मैं अपने सहयोगियों गठबंधन के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि यदि हमारा गठबंधन बना रहता है और हमारी सक्रियता बनी रहती है, हम जो पॉजिटिव वोटिंग हुई है, तेजस्वी जी के रूप में एक युवा नेतृत्व जो उभर करके आया है, उस नेतृत्व को एक सोबराइटी, एक जिसको शालीनता का आवरण, एक बौद्धिक, एक सामाजिक स्वीकार्यता का आवरण कांग्रेस से के साथ से मिलता है और उस वैल्यू को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कांग्रेस से कोई नहीं छीन सकता। और यदि हम ऐसे ही बने रहे तो 2024 में ही इस हार का बदला लेने की स्थिति में महागठबंधन आ जाएगा। हमने उस लेशन लिए हैं, मगर आजकल हमारे कुछ नए शुभचिंतक बन गए हैं। मैं समाचार पत्रों और मीडिया के लोगों से उनकी आलोचना का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस हमेशा आलोचना को शालीनता के साथ स्वीकार करती है। हम अपने कार्यनीति को सुधारेंगे, मगर हमारे कुछ ऐसे मित्र जो मित्र केवल कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं करते। बिहार के बाद मैंने एक समाचार पत्र के 2-3 संपादकीय पढ़ लिए, वो निरंतर राहुल जी पर प्रहार कर रहे हैं। ये हमारी अपनी रणनीति थी कि कितनी बैठकें हमको करनी है। ये कभी भी शीर्ष नेतृत्व निर्धारित नहीं करता। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अधिकांश चुनाव मेरी देखरेख में या मेरे साथ हुए हैं और हम बताते हैं कि कितनी मीटिंगें होनी हैं और हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाते हैं। और हमारी बिहार में स्ट्रेटेजी ये थी कि तेजस्वी जी का नेतृत्व उभरे, क्योंकि राजद के उनके जो वोट बैंक था उसके अंदर एक विश्वास सृजित हो, और वो हुआ। उसका फायदा राजद को मिला। और यदि हम बहुत ज़्यादा अपनी सक्रियता बनाते तो उसके दूसरे परिणामों के विषय में भी विश्लेषण के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत फायदेमंद नहीं होने जा रहे थे। मगर अपने जो हमारे नए मित्र हैं, मैं उनसे जो बराबर कह रहे हैं नहीं कांग्रेस को राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, क्यों आपको राहुल गांधी जी इतने अखर रहे हैं? केवल इसलिए कि आप देश के अंदर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो दबे कुचलों की, कमजोरों की, अल्पसंख्यकों की, बेरोजगारों की, किसानों की, मजदूरों की, जरूरतमंद लोगों की, सामान्य उपभोक्ता की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। देश के सुरक्षा के सवालों पर भी, देश के स्वाभिमान के सवालों पर भी निर्भीकता से, तर्कसंगत तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। आप
मुझे बताइए, जितनी बातें हैं, जितने ट्वीट किए हैं, जितने लाइव प्रोग्राम राहुल जी ने दिए हैं, जितने स्टेटमेंट दिए हैं, जितनी पब्लिक मीटिंगें की हैं, उनमें किस बिंदु को आप ये मानते हैं कि वो तथ्य संगत नहीं है, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है? मैं एक कश्मीर का मामला लेता हूँ। कश्मीर में एक गुपकार करके, पता नहीं क्या है ये, हम ऐसी ताकतें जो हमारे झंडे के लिए कुछ अपमानजनक बात कहें, हम उन उन ताकतों को अच्छा नहीं मानते, अच्छी उन बातों को अच्छा नहीं मानते, हम उनका विरोध करते हैं। लेकिन मैं, जो लोग उसको लेकर के हमको कोस रहे हैं, कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ, जिनका पहले से ही आतंकवादियों, उग्रवादियों के कश्मीर के अंदर उनके साथ सहानुभूति थी और वो सार्वजनिक रूप से भी उसको व्यक्त करते थे, उनसे गठबंधन किसने किया? कौन लोग थे जिन्होंने, जिनके समय में पत्थरबाज से लेकर के गांव गांव के अंदर उग्रवाद घुसा, आतंकवाद घुसा, जो कांग्रेस के समय में नियंत्रण में था? और जब आप सत्ता से अलग हुए तो आपको बड़े बुरे दिखाई दिए और आपने उनको जेल में डाल दिया, जिस पर दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोगों ने सवाल उठाने शुरू करके। लेकिन यह आपका उनका मामला है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं केवल इस मामले में जाता हूं कि जिस गुपकार के लिए हमको भाजपा दोष रही है, अमित शाह जी दोष दे रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, मोदी जी दहाड़ रहे हैं देश भर में, उस गुपकार के साथ लद्दाख में समझौते में कौन है? कारगिल में उनके साथ भागीदारी किसकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यदि हमारा ऐतिहासिक संबंध है, तो यदि वो गुपकार में हैं तो हमारे ऊपर आप वज्रघात करेंगे, हमें हम हमारी राष्ट्रभक्ति पर आप संदेह व्यक्त करेंगे, और उसी गुपकार के साथ आप सरकार में किसी संगठन में सम्मिलित हों, सरकारी संगठन में सम्मिलित हों और उसके एक परिषद को का संचालन करने का काम कर रहे हों, तो वो स्वीकार्य हो गया। आप छू दें तो चंदन और हम छुएं तो बिस्तर। तो ये इस तरीके के आइडियाज को लेकर के जो कुछ हमारे समाचार पत्रों के मित्र हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, हम प्रेस की आज़ादी का और प्रेस के अधिकार का सम्मान करते हैं, और बड़े दुख के साथ ये कह रहे हैं कि ये जो विरोधाभास आपके संपादकीयों में दिखाई देते हैं, आपका रुझान भाजपा के साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप रुझान रखिए, मगर आप हमारी आलोचना को कुछ तथ्यों के आधार पर करिए। और हम हमेशा सेना के साथ हैं, हम राष्ट्र की सुरक्षा के सवाल पर सरकार के साथ खड़े हैं, हम आतंकवाद के निपटारे के सवाल पर सरकार के साथ खड़े हैं, हम चीन के साथ स्टैंड ऑफ में सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ प्रश्न तो उठाए जाते हैं, विपक्ष का धर्म है। क्या हम इस बात को यदि कहें कि इतना आरडीएक्स कैसे आ जा रहा है, यदि कल हमने पूछा नहीं, मगर एक बात बताइए, नगरोटा तक आतंकवादी पूरा साजो सामान लेके पहुंच जा रहे हैं, तो ये सवाल उठेंगे। चीन यदि हमारी भूमि पर कब्जा किए हुए है, जिसको आप खुद मान रहे हैं, सरकार खुद मान रही है, सरकार के विभिन्न अंग मान रहे हैं, सारे सैन्य विशेषज्ञ मान रहे हैं, हमारे पूर्व रक्षा अधिकारी मान रहे हैं, हमारे वर्तमान विदेश और रक्षा अधिकारी मान रहे हैं, और यदि वही बात राहुल जी ने कह दी कि मोदी जी ये क्यों, आपकी बड़ी दोस्ती थी, ये क्यों हो रहा है, तो
कहर टूट जा रहा है। अरे जिस समय चीन के साथ लड़ाई चल रही थी 1962 में, अटल जी ने मांग की थी, विरोध पक्ष ने मांग की थी लोकसभा का, संसद का सत्र बुलाने की, और नेहरू जी ने संसद का सत्र बुलाया था। लोगों ने नेहरू जी को कटघरे में उस समय खड़ा किया था जिस समय चीन की संगीनें हमारे सामने तनी हुई थी, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष का अधिकार था, नेहरू जी ने उसको सलाम किया था। इसीलिए नेहरू आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रवादी हैं। और आप विरोध सवाल कर दे और उन सवालों को राहुल गांधी जी उठाएं तो आप कहर वर्षा दे रहे हैं। ये कहाँ का कहाँ की संस्कृति है, ये कहाँ की समझ है? जरा इस पर गंभीरता से हमारे आलोचकों को विचार करना पड़ेगा। हमने राहुल जी हमारे विपक्ष के इस समय सबसे बड़े नेता है, और यकीनन मुझ जैसे कुछ लोग हैं जो राजनीति में उस दिन के लिए खड़े हैं केवल जिस दिन राहुल गांधी जी देश की बागडोर संभाले, जिस दिन संवैधानिक लोकतंत्र देश के अंदर फिर से स्थापित हो सके, उस दिन के लिए खड़े हैं। और हमारी भी कुछ भावनाएं हैं, हमारी भी कुछ समझ है। हमने बुरा समय पहले भी देखा है। मैं 1988 का चुनाव जब 75,000 से ज्यादा वोटों से हारा लोकसभा का, तो अपने साथियों को दिलासा देने के बाद जब मैं कमरे में अंदर गया तो मेरे आंसू खुद ही निकल पड़े। बाहर तो मैं मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, उनको उत्साहित कर रहा था साथियों को, लेकिन अंदर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मैंने कहा कि मैं 1996 का चुनाव हुई, जिस समय उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस से लोग घृणा कर रहे थे, तब भी इतने वोटों से नहीं हारा था, 50,000 के आसपास वोटों से हारा था। आज मैं कहाँ पहुंच गया। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी जी राजनीति में आई, कांग्रेस की बागडोर संभाली, तो 1999 का इलेक्शन, 1999 का लोकसभा का चुनाव मैं केवल 10,000 के आसपास से हारा। एक गुणात्मक परिवर्तन एक साल के अंदर। ये है नेहरू परिवार की शक्ति, ये है उनके बलिदान की शक्ति। हमसे कहते हैं क्यों उनके साथ चिपके पड़े हो। मेरे समालोचक मित्रों, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, हमारे इतिहास का ये स्वर्णिम पृष्ठ है कि एक ही परिवार की 3-3 पीढ़ियां देश के लिए आजादी की लड़ाई में खड़ी रही। 3-3 गांधी नाम के व्यक्तियों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महात्मा गांधी जी, राष्ट्र नायक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यदि आज वो होते हमारे बीच में तो शायद एक नया तरीके का उन्नत भारत हमारे सामने होता। हमने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व खोए, बलिदान का इतिहास है, और भी बहुत सारे कांग्रेस। हम अपने उस इतिहास को के साथ अपने जुड़ाव को केवल कुछ चुनावी हारों के कारण खत्म कर छोड़ दें। हम स्थितियों को बदलने का मादा रखते हैं। और मैंने बताया, कहा ना भाई, कि किस तरीके से सोनिया जी के आने से फर्क पड़ा। जब मैं 2000 में उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो मुझसे कई लोग कहते थे, अरे कहाँ ले लिया तुमने, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, एक एमएलए है तुम्हारे पास, वो भी उधार का, कहाँ कैसे कुछ हो जाएगा, कैसे अध्यक्ष बन के तुमने खामखा क्यों कुछ और चीजें पदों पर काम करते। लेकिन चीजें परिवर्तित हुई सोनिया जी के नेतृत्व में, और हम उत्तराखंड में सरकार बनाने में
कामयाब हुए, और बहुत सारे राज्यों में धीरे धीरे परिवर्तन आया, और उसी का फल रहा कि हम 10 साल सत्ता में रहे। और आज हम सबको एक बात विचार करनी है कि अकेले राहुल गांधी जी के ऊपर हम सारा बोझ क्यों डालें। विपक्ष के नेतृत्व का भी बोझ डालें, और कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने का बोझ भी डालें। हम अपने मन से सोचे, मैं खुद महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूं पार्टी की कृपा से। हमने राहुल गांधी जी को कैसा संगठन सौंपा, हमें विचार करना चाहिए। 10 साल की सत्ता में कुछ घटनाएं हुई जिन्होंने संगठन को जर्जर कर दिया, और हमारा ध्यान सत्ता के कामों के पर रहा। देश के लिए बहुत कुछ किया यूपीए के रूप में हमने, लेकिन संगठन के रूप में हम लोगों को जो काम करना चाहिए था अपेक्षित रूप से, वो हम नहीं कर पाए। हमें आज भी 300 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पार्टी के महामंत्री रहे हैं, प्रदेशों के अध्यक्ष रहे, प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे हैं, और यदि हम के मंत्रीगणों को भी राज्यों में ले लें, उप मुख्यमंत्री और दूसरे पदों को, प्रदेश अध्यक्षों के पदों को ले लें, तो ये संख्या और ज्यादा होगी। और मैं केवल 300 शीर्ष मान लेता हूं, शीर्ष लोग। क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते आज के दिन कि हम एक एक लोकसभा का सीट पकड़ेंगे और उस सीट पर कांग्रेस को 2024 में विजयी बनाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देंगे। मैं कहता हूं कि 300 सीटों में यदि स्ट्राइक रेट 50% भी रहता है तो कांग्रेस 150 सीटों पे जीत जाएगी, और कुछ और जगह भी से आएंगे, कुछ लोकतांत्रिक गठबंधन के हमारे साथी आएंगे, और हम पराजित कर सकते हैं भाजपा को। उन्होंने भी हमको पराजित करने के लिए इसी तरीके का खेल किया था, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि हम बौद्धिक विश्लेषण पर लगे हुए हैं। एक व्यक्ति ने कहा है, कहने कि समय में कुछ बातें हो सकती हैं, मगर हमको इस समय काम और प्रोग्राम, मैं इन शब्दों से बिल्कुल सहमत हूं, उस पर फोकस करना चाहिए। और हम लोगों में से कुछ लोग आगे आए और पार्टी के सामने अपने को प्रस्तावित करें कि हम एक एक सीट लोकसभा की पकड़ेंगे। मैं उत्तराखंड की किसी भी सीट के लिए अपने को ऑफर करता हूं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जो जिसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी उसको 2024 में विजयी बनाने के लिए। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की किसी सीट की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं अपनी पूरी ताकत क्षमता वहां लगाऊंगा। हमें निराशाओं से चीजें नहीं बनती, आशाओं से चीज बनती है। हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए, इतिहास का एक बड़ा सबक है। जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा तो पांडव अभिमन्यु के साथ खड़े नहीं हो सके, और एक महान सेना नायक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वही पांडव दूसरे दिन सब अर्जुन के साथ खड़े रहे तो विजय का इतिहास बन गया। तो आइए हम सब लोग, हमारे अर्जुन हैं राहुल गांधी, जो निरंतर लोकतांत्रिक धनुष से विपक्ष के साथ तार्किक युद्ध कर रहे हैं, वैचारिक युद्ध कर रहे हैं।
हम सब उनके साथ आकर के खड़े हों और उनको हम सब लोग कहें कि एक सीट कोई हमको दे दो, हम उस सीट पर काम करेंगे। स्थितियां बदल रही हैं। लोग कल तक जिनकी आलोचना नहीं सुनते थे, आज आलोचना में रुचि ले रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कहीं कहीं आलोचना में लोग भागीदारी भी कर रहे हैं। पहले लोग तर्क दे करके हमको चुप कराने की कोशिश करते थे, अब हमको प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। संकेत हैं, प्रकृति संकेत दे रही है बदलाव के, और इस बदलाव के लिए हम सबको उत्साहित होकर के अपने आप को समर्पित करना है। और बिहार की हार हमारे लिए एक नया संकेत भी दे रही है, और इसीलिए हम पश्चिमी बंगाल में जिनके साथ मेल नहीं बैठ रहा था उनके साथ भी मेल बिठा रहे। बहुत सारी लोकतांत्रिक ताकतें हैं जो भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं। जो लोग आज समझ रहे हैं कि खतरे क्या है, हम उन लोगों से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि आइए हम और आप सब मिल करके एक दूसरे की मदद करते हुए, कोई आवश्यक नहीं हम गठबंधन में, लेकिन एक दूसरे को समझते हुए, अपने तर्कों से एक दूसरे को सहारा देते हुए खड़े हों, ताकि लोकतंत्र की इस परीक्षा की घड़ी में हम सब सामूहिक रूप से सफल हो सकें। कांग्रेस सफल होगी, राहुल गांधी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सोनिया जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी सूझबूझ और उनकी समझ हमारे साथ है। और जो समझ हमको इसी तरीके की परिस्थितियों से 2019 और 1998 में उभार करके 2004 में सत्ता में ला सकती है, तो उस समझ में आज भी पूरी तरीके से, उस व्यक्तित्व में आज भी पूरी तरीके से वो क्षमता है, वो समझ है कि हम 2024 में फिर सत्ता में आए। जय हिंद। कितनी देर?